22 सितंबर साल 1921 जब एवरेस्ट रिकॉग्निसेंस एक्सपीडिशन के लीडर चार्ल्स हावर्ड ब्यूरी हिमालय की पहाड़ियों में तिब्बती इलाके में जमीन से करीब 21,000 फीट ऊपर लाखपा ला को क्रॉस कर रहे थे, तो एक जिज्ञासु नेचर ऑब्जर्वर और बोटैनिस्ट होने के नाते उन्होंने बर्फ में कुछ फुटप्रिंट्स नोटिस किए। उन्होंने बर्फ में ऑब्जर्व किए हेयर एंड लोमड़ी के फुटप्रिंट्स जो तिब्बत के इलाकों में आमतौर पर पाए ही जाते हैं। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात थी उनके द्वारा डिस्कवर किए गए तीसरे फुटप्रिंट में, जो किसी इंसान के थे, लेकिन आपके और हमारे जैसे नॉर्मल इंसान के नहीं, बल्कि किसी एवरेज ह्यूमन के पैरों के निशान से कई गुना बड़े। अब चार्ल्स ने बार बार उन पैरों के निशान को गौर से देखा और अपने आप को मनाना चाहा कि वो जो देख रहे हैं वो उनका वहम है और उनके द्वारा नोटिस किए गए वो पैरों के निशान किसी इंसान के नहीं है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जिन प्रिंट्स को अपनी आंखों के सामने विटनेस कर रहे थे, उस साइज और फिजिक्स के इंसान का एग्जिस्ट करना, वो भी किसी ऐसी जगह पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जा सकता था। अब जब चार्ल्स ने इस चीज को अपनी टीम के बाकी लोगों के साथ शेयर किया तो उनकी टीम ने एक भेड़िए को फॉलो करते हुए उस भेड़िए के फुटप्रिंट्स की मिस्टीरियस फुटप्रिंट से सिमिलैरिटी के बेसिस पर यह हाइपोथेसिस सामने रखी कि ये बड़े बड़े निशान किसी पहाड़ी भेड़िए के अपने ही फुटप्रिंट्स पर बार बार चलने की वजह से क्रिएट हुए हैं। मगर जब इस चीज को उन्होंने वहां के लोकल्स के साथ डिस्कस किया ना, तब उन्हें इस स्टोरी का एक अलग ही एंगल देखने को मिला। लोकल्स ने बताया कि पैरों के वो निशान एक ऐसे विशालकाय जीव के हैं जो पहाड़ की ऊंचाइयों पर बहुत ही मुश्किल और इनएक्सेसिबल एरियाज में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उस जीव का शरीर पूरी तरह बालों से ढका हुआ है, लेकिन अगर उसके चलने के रवैये को देखा जाए तो उसमें और किसी इंसान में अंतर देखा ही नहीं जा सकता। पहाड़ों में टहलने वाला वो जीव बहुत ही मुश्किल से देखा जाता था, लेकिन फिर भी कई लोग उसको अपनी आंखों से देखने का दावा कर चुके थे। और जब इसके बारे में और ज्यादा पता किया गया तो ये पता चला कि वहां के लोग उस रहस्यमयी जीव को मेटोह कांगमी के नाम से बुलाते थे, जिसे हम और आप येटी के नाम से बेहतर जानते हैं। हालांकि इस फ्रेज में मेटोह का मतलब होता है मैन बियर और कांगमी का मतलब होता है स्नोमैन। पर इन फैक्ट्स के साथ साथ सवाल ये आता है कि ये मैन बियर स्नोमैन आखिर पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? इसकी पूरी कहानी क्या है? ये रहता कहाँ है? क्या इनका एग्जिस्ट करना पॉसिबल भी है? और अगर है तो क्या ये वाकई आज के समय में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं? आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। अब दोस्तों, कहानी को शुरू से शुरू करें तो येटी आज से नहीं बल्कि सैकड़ों साल पहले से ही प्रचलन में रहे हैं। एच साइगर, जिनकी हिस्ट्री और रिलीजन में खासा रुचि रही है, उन्होंने एक बार बताया था कि बौद्ध धर्म के लोग, खासकर वो जो तिब्बत के आसपास रहते हैं, वो बहुत पहले से एक ग्लेशियर बीइंग को वर्शिप करते रहे हैं, जो दिखने में 8 से 9 फुट का, ऊपर से नीचे तक सफेद बालों से ढका हुआ एक ताकतवर जीव दिखाई पड़ता था। अब उनकी मान्यताओं में इस देवता को गॉड ऑफ द हंट कहते हैं, जो एक बड़े से पत्थर का हथियार अपने हाथ में रखते हुए उन साधुओं की पहाड़ के खतरनाक जीवों से रक्षा किया करता था। हालांकि बौद्ध परंपरा के लोग हिंसा के खिलाफ रहते हैं, इसलिए कुछ बौद्ध साधु इस जीव को इविल भी मानते थे। पर चाहे पॉजिटिव कहो या नेगेटिव, पॉइंट ये है कि बौद्ध धर्म की माइथोलॉजी में और उनके बिलीव्स में ऐसी स्पीसीज काफी पहले से एग्जिस्ट करती रही है और सदियों से इनके साथ मिलने के दावे किए जाते रहे हैं। मगर इस लोकलाइज्ड स्पीसीज को ग्लोबलाइज होने का मौका मिला अर्ली 20th सेंचुरी में, टू बी प्रिसाइज साल 1925 में, जब जाने माने फोटोग्राफर एन.ए. टोम्बाजी हिमालय की पहाड़ियों को एक्सप्लोर करने आए थे। तो उन्होंने अपनी उस ट्रिप का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करते हुए ये बताया था कि उन्होंने जमीन से करीब 15,000 फीट ऊपर जेमू ग्लेशियर के पास एक ऐसे विशालकाय जीव को 2 पैरों पर चलते हुए देखा था, जो कोई कपड़ा पहना हुआ नहीं था। पहले करीब 250 मीटर की दूरी से उस जीव को देखने के बाद जब टोम्बाजी ने तसल्ली कर ली कि वो जीव कहीं जा चुका है, तब अपने दोस्तों के साथ वो उसी जगह पर उस क्रिएचर के फुटप्रिंट्स देखने गए और उनके दिए हुए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ना सिर्फ वो प्रिंट्स हूबहू किसी इंसान की तरह दिख रहे थे, बल्कि उनकी लंबाई 6 से 7 इंच और चौड़ाई करीब 4 इंच के बराबर थी। अब इसी जेमू ग्लेशियर में साल 1948 में भी पीटर बायर्न को एक येटी का फुटप्रिंट मिला था, जब वो
छुट्टियां मनाने इंडिया में सिक्किम घूमने आए थे। अब ये सिलसिला यहीं पर नहीं थमा, क्योंकि इसके ठीक 3 साल बाद साल 1951 में एरिक शिप्टन ने एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त 6000 मीटर की ऊंचाई पर ढेर सारे बड़े बड़े फुटप्रिंट्स को अपने कैमरे में कैद किया था। जिसके बाद जहां कुछ लोग उनकी फोटोज को देखकर येटी की थ्योरी को और स्ट्रांगली बिलीव करने लगे, तो वहीं कुछ लोग लॉजिक देते हुए ये भी कहने लगे कि ये किसी छोटे जीव के ही पैरों के निशान है। उस बर्फ के मेल्ट होने की वजह से उनके फुटप्रिंट्स इस तरह से डिस्टॉर्ट हो गए हैं। तब से लेकर आज तक 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हर 3-4 सालों में कोई ना कोई मुंह उठाकर ये क्लेम करता ही है कि उसने या तो येटी को देखा है या फिर उसने कोई ऐसा सबूत देखा है जो येटी के एग्जिस्टेंस को हिमालय की पहाड़ियों में कंफर्म करता है। फिर चाहे हम लोग बात करें सर एडमिन हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के 1953 वाले इंसिडेंट की, माउंटेनियरिंग लीडर जॉन एंग्लो जैक्सन के 1954 के हादसे की, या स्लेवोमिर रेविग्स, टॉम स्लिक, कार्लेटन एस कून और ऐसे ही सैकड़ों लोगों की जिनके दावों ने तो मीडिया को पकड़ लिया और उनकी क्रेडिबिलिटी कभी साबित नहीं हो पाई। अब ज्यादा दूर भी क्यों जाना, अभी अप्रैल 2019 में हमारी खुद की इंडियन आर्मी ने ही मकालू बेस कैंप के पास कुछ ऐसे ट्रेसेस को स्पॉट किया था जो उनके हिसाब से किसी येटी के हो सकते थे। अब ये पूरा मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चुका है कि आज की डेट में सच और झूठ का अंतर ही नहीं समझ आता। ऐसे में ये सवाल आता है कि क्या इनका एग्जिस्ट करना वाकई बायोलॉजिकली पॉसिबल है भी या नहीं। अगर एक वर्ड में इसका जवाब देना हो तो बेशक इसका जवाब हाँ है। देखो, अभी तक माइथोलॉजी और क्लेम्स में जितनी भी बार येटी का जिक्र हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा उसे किसी एप की तरह पोर्ट्रे किया गया है। अब स्पेसिफिकली कहे तो जैसे येटी कोई नॉर्मल गोरिल्ला या ओरांगुटांगी है, बस फर्क इतना है कि वो जीव बर्फ में रहता है, जिस वजह से उसका शरीर पूरी तरह से सफेद दिखाई पड़ता है, या तो बर्फ की मोटी परत की वजह से या फिर उसके व्हाइट फर की वजह से। अब टेक्निकली देखा जाए तो ऐसे किसी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस में आना इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। हमारे एवोल्यूशन का हमेशा से यही नियम रहा है कि कोई भी क्रिएचर कुछ सालों में अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से चेंज कर ही लेता है और उनकी अगली पीढ़ियों का शरीर भी कुछ इस तरह का बन जाता है जैसे वो जीव उस इलाके के लिए ही बने हो। अब अगर आज से कुछ हजार साल पहले भी एप्स की कोई स्पीसीज हिमालय की पहाड़ियों में फंस गई होंगी या उन्होंने वहां पर रहना शुरू कर दिया होगा, तो शुरुआती समय में उन्हें तकलीफ जरूर हुई होंगी, लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने आसपास की ठंड के साथ कॉप अप करना शुरू कर दिया, वहां के जीवों का शिकार करने लगे और वहां की वेजिटेशन पर ही डिपेंड रहने लगे, तो ऐसे उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल में एक मेजर चेंज एग्जीक्यूट किया होगा, जिसके बाद उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों ने भी इसी आदत को अडेप्ट करते हुए अपने आप को पहाड़ों का ही बना लिया और कुछ इस तरह से लॉजिकली येटी एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं। अब देखो, 100 बात की एक बात यह है कि येटी का धरती पर पाया जाना असंभव नहीं है, पर सवाल यह है कि क्या ये रहस्यमयी और विशालकाय जीव वाकई हिमालय की पहाड़ियों में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। वेल, इस कंट्रोवर्शियल सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब कनाडियन ऑथर जेम्स रैंडी ने दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जिस तरह के रिप्रेजेंटेशन और जिस तरह के सबूतों को हमारे सामने रखा जाता है ना, उन्हें इमिटेट करना बहुत ही आसान है। जैसी रिप्रेजेंटेशन और एविडेंस अभी हमारे सामने येटी के अस्तित्व के नाम पर रखे जाते हैं, उससे ज्यादा कन्विंसिंग तो मूवीज की कॉस्ट्यूम होती है। और इस पूरे मामले को ढोंग बताते हुए उनका सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर इतना बड़ा कुछ भी आज की डेट में पहाड़ियों में एग्जिस्ट करता है, तो वो कभी ना कभी किसी न किसी कैमरे में जरूर रिकॉर्ड किया ही जाता। एंड दैट्स ट्रू एक्चुअली। येटी हमेशा से 7 से 8 फुट तक के क्लेम किए जाते हैं, लेकिन जब भी हम एक येटी के सबूत मांगते हैं तो हमें ज्यादातर कोई फुटप्रिंट की ही इमेज दे दी जाती है या फिर कोई ऐसी इमेज सामने रख दी जाती है जो ना तो साफ होती है और ना ही इतनी ट्रस्टवर्दी कि उसे देखकर ये तक कहा जा सके कि इस इमेज में या इस वीडियो में कैप्चर किया गया जीव कॉस्ट्यूम पहना हुआ कोई इंसान नहीं है। अब दोस्तों, आज की उम्र में जहां हर 10 से 12 साल के बच्चों के पास भी आपको फोन दिख जाता है, वहां अभी भी सिर्फ इस तरह के बोल्ड क्लेम्स का बिना किसी रियल इमेज के आना काफी शॉकिंग लगता है। अब भूटान में भी जब एक बार कुछ हेयर सैंपल्स मिले थे येटी के, तो शुरुआत में तो उनका डीएनए किसी से भी नहीं मिल रहा था, जिस कारण लोग उन्हें येटी के ही बाल बुलाने लगे थे। मगर जब वैज्ञानिकों की डीएनए गैलरी एक्सपैंड करी तो ये पता चला कि ये बाल तो किसी ब्राउन बियर और एशियाटिक ब्लैक बियर का ही है। साल 1998 में पब्लिश की गई माय क्वेस्ट फॉर द येटी में इस बुक के ऑथर रेनॉल्ड मेसेनर ने तो ये तक कह दिया था कि येटी और कोई नहीं बल्कि हिमालयन ब्राउन बियर और टिबेटन ब्लू बियर है,
जिनके भारी भरकम शरीर और 2 पैरों पर चलने की काबिलियत की वजह से कई बार लोग उन्हें दूर से इंसान समझ लेते हैं और उनके फुटप्रिंट्स को किसी मिस्टीरियस क्रिएचर से कंफ्यूज कर जाते हैं। अब कुछ लोग इस चीज से भी सहमत है क्योंकि येटी के क्लेम किए जा रहे फुटप्रिंट्स काफी हद तक इन दोनों स्पीसीज के फुटप्रिंट से भी मैच करते ही है। अब इस क्लेम को साल 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल गया। दरअसल साल 2013 में ऑक्सफोर्ड और लॉसाने के कुछ वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के उन लोगों को कॉल आउट किया था जिनके पास इस रहस्यमयी क्रिएचर्स के सैंपल्स मौजूद थे। 100 से भी ज्यादा सैंपल्स जब उनके पास पहुंचे तो जांच करने के बाद उनमें से ऑलमोस्ट सभी सैंपल्स बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले भालुओं के ही निकले और कोई भी सैंपल किसी ऐसी मिस्टीरियस स्पीसीज से नहीं बिलोंग कर रहा था जिसकी अभी तक खोज ना हुई हो। अब अगर फाइनल कंक्लूजन देना हो तो यही दिया जा सकता है कि किसी भी प्रॉपर रिसर्च में आज तक कभी भी कुछ ऐसा नहीं मिला है जो किसी येटी के एग्जिस्टेंस को 100% सपोर्ट करता हो, स्पेशली प्रेजेंट टाइम में। ऐसे में हमारे हिसाब से तो ऐसे क्रिएचर की एग्जिस्टेंस सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, मगर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।